हम कहानी को लेके जाते हैं काफ़ी समय पहले, शुरुआत में, जब यहाँ पर एक रीजन हुआ करता था जिसे कहा जाता है कनान। कनान रीजन हुआ करता था, इसे लिवांत भी कहा जाता था, कनान भी कहा जाता था। इसके अंदर जो सीरिया है इसका दक्षिण भाग आता था, इसके अंदर लेबनान पूरा आता था, इसके अंदर वेस्ट बैंक आता था, इसके अंदर इजराइल आता था, गाजा आता था और जॉर्डन आता था। ये कंट्रीज जो थी, ये जो देश थे, ये मिलकर केनान रीजन, केनान क्षेत्र बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर, और खासतौर पे अगर हम इजराइल की भी बात करते हैं, यहाँ पर यहूदी लोग भी थे, ज्यूज जिन्हें कहा जाता है, ज्यूज भी थे यहाँ पर मुस्लिम लोग भी थे, आज भी है, यहूदी तब भी थे, आज भी है, और क्रिश्चियंस जो है वो तब भी थे, आज भी। तो यहाँ पर क्रिश्चियंस मतलब जो फॉलो करते हैं किसको, क्रिश्चियनिटी को, मुस्लिम्स जो फॉलो करते हैं इस्लाम को, और साथ ही साथ जूस यहूदी जो फॉलो करते हैं जुडाइज्म को। ये तीन अलग अलग आप कह सकते हैं धार्मिक प्रवाह को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, जब हम 70 सी कॉमन एरा की बात करते हैं, यहाँ पर रोमन्स जो थे इन लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा था, और ये जो रूल था ये यहूदियों को पसंद नहीं आ रहा था, और इसी वजह से यहूदियों के द्वारा यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है। ठीक है, इसके आगे चलते हुए जब तक 7वीं शताब्दी आती है, यहाँ पर इस्लामिक खलीफा, तो अलग अलग कैलिफेट्स इसे कहा जाता है, अलग अलग इस्लामिक खलीफा आए और उन्होंने यहाँ पर अपना अपना शासन देना शुरू किया। तो पहले रोमन्स रूल कर रहे थे, रोमन्स लोगों का शासन था, लेकिन बाद में इस्लामिक खलीफा जो थे उनका शासन यहाँ पर आ गया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या करना शुरू किया, उन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू किया, उन्होंने यहाँ पर जो है शासन करना शुरू किया। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलते हैं, जब इस्लामिक शासन जो है इनके पास बागडोर आती है, कुछ समय के बाद दोबारा से क्या होता है, क्रूसेडर्स आ जाते हैं, मतलब जो ईसाई धर्म है वहां से कुछ क्रूसेडर निकलते हैं, और धीरे धीरे दोबारा से जो पावर शिफ्ट है वो किसकी तरफ होता है, दोबारा से पावर जो ईसाई आप कह सकते हैं धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके पास पावर चली जाती है। ठीक है, और 11वीं से 13वीं शताब्दी तक जो शक्तियां हैं उनके पास ही रहती है, शासन उनके पास ही रहता है। 16वीं शताब्दी आते आते जो ओटोमन एम्पायर है वो यहाँ पर पूरे के पूरे शासन को ले लेते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी जब यहाँ पर इस्लामिक रूल था, उस समय पर ज्यूज मतलब यहूदी जो हैं और इस्लाम के फॉलोअर्स मुस्लिम्स जो हैं और क्रिश्चियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा शांति का अनुभव कर रहे थे। तो ये वो समय था जब सबसे ज़्यादा शांति यहाँ पर बनी हुई थी। अगर हम पुराने किसी भी समय को इसकी तुलना करते हैं, तो चाहे वो पुराना इस्लामिक खलीफा का समय हो, या फिर वो ईसाई धर्म के जो क्रूसेडर्स हैं वो यहाँ पर रूल कर रहे हो, या फिर उससे पहले जब रोमन्स यहाँ पर शासन कर रहे थे, सबसे स्टेबल सबसे शांतिपूर्ण समय जो था वो तब था जब यहाँ पर ओटोमन एम्पायर इस्लामिक रूल यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो ओटोमन एम्पायर थी या फिर ये कहा जाए जो यहाँ पे रूल था वो चलता है पहले विश्व युद्ध तक। तो 16वीं शताब्दी से लेकर पहले विश्व युद्ध तक इनका शासन रहता है। लेकिन पहले विश्व युद्ध में आप याद करिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, पहला विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन था? देखिए उस समय अगर आप ध्यान दें, जब हम इस समय की बात करते हैं, यहाँ पर यूके, जो हम इंग्लैंड की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। इस वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग अलग देशों में उन्होंने अपने क्या बना रखे थे, गढ़ बना के रखे हुए थे। तो यहाँ पर चाहे हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, मतलब हम यहाँ पर अपने देश की तो बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी मुल्कों की भी बात करें, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का दबदबा था। ठीक है, और अंग्रेज़ों का दबदबा कहाँ पर था आपके हिसाब से? सब देखो, इस समय में सिर्फ जो एशियन कंट्रीज है वहां पे नहीं, जो एशियन देश है सिर्फ वहां पे नहीं, अगर आप देखेंगे अफ्रीका के ऊपर भी पूरी तरीके से उनका कब्जा था। एक समय में तो ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसमें सूरज कभी अस्त होता ही नहीं है, क्योंकि सूरज अगर कभी अस्त होगा भी सही तो मान लीजिए एशिया में अस्त होगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो पश्चिमी देश है वहां पर भी तो इनका साम्राज्य है, तो वहां पर उदय हो जाएगा। तो ये कहा जाता था कि आप किसी भी देश की बात कर ले तो वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ना, अब इसके अंदर ये लोग आते हैं किसके साथ? बाल्फोर घोषणा के साथ। अब ये क्या है बाल्फोर घोषणा? बाल्फोर घोषणा ये कहती है कि जो ये पूरा रीजन था, जो हमने देखा, ये पूरा क्षेत्र था, यहां पर ये कह रहे थे कि हम यहूदियों के लिए एक घर बनाएंगे, एक लैंड जो है, जो एक जमीन का टुकड़ा है, वो हम किसके लिए देंगे? यहूदियों के लिए, ताकि वो अपना देश यहां पर बना सके। ठीक है, अब देखिए एक जगह पर जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, वो एक वादा कर रहे हैं यहूदियों को कि हम आपको यहां पर एक जमीन का टुकड़ा देंगे,
और यहां पर 3 लोग रह रहे हैं, मुस्लिम्स रह रहे हैं, यहूदी रह रहे हैं और ईसाई लोग रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन खुश नहीं होगा इस चीज से, बताइए। देखो यहां पर जो अरब मुल्क थे आसपास के, चाहे हम पीछे जाकर इजिप्ट की बात करें, मिस्र की बात करते हैं, जॉर्डन की बात करें, लेबनान की बात करें, तो ये जो मुल्क थे ये सोच रहे थे कि ये जो पीस ऑफ लैंड है यहां पर एक अरब मुल्क ही बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे जाकर उनको समझ में आता है कि यहां पर अंग्रेज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर ब्रिटिशर्स तो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहां पर यहूदियों के लिए एक होमलैंड बनाने वाले हैं, एक उनका घर बनाने वाले हैं। तो यहां पर जो फिलिस्तीन विद्रोह था वो हमें देखने को मिलता है। यहां पर जो अरब देश थे उनको ये चीज पसंद नहीं आती और उन्होंने कहा कि आपने हमें तो ये वादा किया था कि अरब देशों के लिए एक यहां पर जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा और आप ये जमीन का टुकड़ा बाल्फोर घोषणा के तहत किसको दे रहे हैं, यहूदियों को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो थी वो कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं आई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हुए कुछ साल के बाद देखिएगा क्या होता है। यहां पर ये तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, फिर आगे द्वितीय विश्व युद्ध की भी बात करेंगे। इस दौरान क्या होता है, अलग अलग देशों के अंदर और खासतौर पे अगर हम बात करें जर्मनी के अंदर, बहुत सारे जो यहूदी होते हैं उनको मारा जाता है, ठीक है। और इसी वजह से वो कोशिश ये करते हैं कि ऐसी जगह पर वो भागें और जाएं जहां पर उनकी जान बच सके, ठीक है। इसकी बात यहां पर करी गई कि हम दूसरे देशों में जाकर अपनी जान बचाएंगे। तो ये सब चीजों के चलते हुए जब उनको ये समझ में आया कि यहां पर बाल्फोर घोषणा हो चुकी है, तो इस दौरान काफी सारे जो यहूदी थे उन्होंने इस जगह पर भी आना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि हमारे लिए एक जमीन का टुकड़ा अलग से रखा गया है और क्योंकि जर्मनी के अंदर हमें मारा जा रहा है। क्योंकि यहां पर आप देखिएगा आगे जाके एक होलोकॉस्ट करके इंसिडेंट होता है, होलोकॉस्ट करके एक यहां पर इंसिडेंट होता है जिसके तहत 60 लाख यहूदियों को मार दिया जाता है। 60 लाख यहूदियों को एक ही बार में एन मास मार दिया जाता है। तो यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, काफी सारे यहूदी यहां पर इसी लैंड पर आना शुरू करते हैं जिसे आज हम इजराइल कहते हैं। और यहां पर जब काफी ज्यादा यहूदी आएंगे तो क्या होगा, जो फिलिस्तीन के लोग हैं या फिर कहा जाए जो अरब लोग हैं, इनको ये लगा कि भाई काफी सारे लोग यहूदी यहां पर आ रहे हैं, तो इवेंचुअली होगा क्या, फाइनली होगा क्या, ये लोग जब यहां पर आएंगे इनकी संख्या बढ़ेगी तो फिर लैंड जो है वो भी क्लेम करना शुरू करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर विद्रोह करना शुरू किया, क्योंकि ये समझ गए कि जितने ज्यादा यहूदी आएंगे उतना हो सकता है हमारी लैंड यहां से चली जाए, ठीक है। सो यहां पर होता क्या है, अरब रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है 1936 से लेकर 39 तक, ठीक है। तो फिलिस्तीन में जो अरब लोग रह रहे थे वो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जाकर 1947 में जो यूनाइटेड नेशन है वो एक विभाजन योजना के तहत एक प्लान लेकर आता है, क्योंकि अब पीछे होलोकॉस्ट हो चुका था, जैसे मैंने आपको बताया कि 60 लाख यहूदी जो थे वो मारे जा चुके थे। और इसके बाद एक इमोशनल सेंटिमेंट जो है वो क्रिएट होता है, किसके लिए, यहूदियों के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सपोर्ट जो है वो यहां पर खड़ा हो जाता है, किसके लिए, यहूदियों के लिए, कि हाँ ये लोग वो हैं जिनको बाहर लोग पसंद नहीं करें, इनको मार रहे हैं, इनकी जान बचाना जरूरी है, इनको प्रोटेक्शन देना, संरक्षण देना काफी जरूरी है, और इसी वजह से इनका तो अपना एक देश होना ही चाहिए, ठीक है। तो यूएन विभाजन योजना जो है वो आती है 1947 के अंदर, और इसमें कहा जाता है कि देखिए इस जमीन के टुकड़े के ऊपर हम 2 अलग अलग देश बनाएंगे, एक आपका फिलिस्तीन हो जाएगा और एक आपका देश कौन सा हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, ठीक है। अब इजराइल जो है वो इस चीज को मान लेता है, क्योंकि ऑफकोर्स उनको बाहर की अगर बात करें तो बाहर उनको अलग अलग देशों के अंदर जो ट्रीटमेंट है, जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं मिल रहा था। जर्मनी के अंदर उनको मारा जा रहा था, तो उनको लगा कि कम से कम हम यहां पर जीवित रह पाएंगे और फिर आगे की चीज आगे देख लेंगे। तो यहां पर 1947 के अंदर जब ये विभाजन योजना आती है तो इसको इजराइल के द्वारा मान लिया जाता है, लेकिन फिलिस्तीन इसको नहीं मानता है, ठीक है। अरब के देश इसको नहीं मानते, जो फिलिस्तीन के लीडर्स हैं वो इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इजराइल ने मान लिया, इजराइल अगले ही साल क्या करता है, अपने आप को यहां पर एक राज्य के तौर पर डिक्लेयर कर देता है। वो क्या कहता है कि चलो यूएन ने विभाजन योजना दे दी है तो इस वजह से अब मैं एक राज्य बन चुका हूं, एक अलग से देश बन चुका हूं, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक देश घोषित कर दिया और उस जमीन के टुकड़े के ऊपर अपने आप को कहा कि ये हमारा देश है, दोबारा से अरब के जो लोग होंगे वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे, और इसे पसंद ना करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया, किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। क्योंकि वो किसके लिए चाह रहे थे, क्योंकि अरब देश ये जमीन किसके लिए, फिलिस्तीन के लिए चाह रहे थे। अब युद्ध यहां पर छेड़ा गया, लेकिन इजराइल कोई कमजोर देश नहीं था, शुरू से ही यहां पर आप देखेंगे काफी इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग थे। अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो वहां पर भी ये लोग काफी आगे हैं, तकनीकी तौर पर भी काफी आगे हैं। तो यहां पर कहा गया, तकनीकी तौर पर भी आगे होने की वजह से यहां पर देखा गया कि जो युद्ध हुआ उसमें इन्होंने ना ही सिर्फ अपनी जमीन को बचाया, लेकिन धीरे धीरे अपनी जमीन का विस्तार करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो जमीन को बचाया तो बचाया, लेकिन उसके अलावा यहां पर जमीन का विस्तार करना भी शुरू कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर जो अरब इजराइल वार होता तो है, लेकिन ये युद्ध जो है वो किसके फेवर में रहता है, ये किसके पक्ष में रहता है, ये पूरा का पूरा इजराइल के पक्ष में रहता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी बात चलती है। अब हम आते हैं युद्ध के बाद क्या होता है। युद्ध के बाद हमने ये देखा कि 7 लाख जो फिलिस्तीनी थे उनको अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब यहूदी यहां पर आएंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं उनका जब नंबर बढ़ेगा, जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी जमीन के ऊपर ही अपना घर बनाना शुरू करेंगे। यहां पर 7 लाख फिलिस्तीन जो थे उनको डिस्प्लेस किया गया, उनको अपना घर छोड़कर या अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ा। अब यहां पर वो अगर अपनी जमीन छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएंगे, आसपास के मुल्कों में ही जाएंगे, क्योंकि बाकी मुल्क जो है आसपास के वो भी अरब मुल्क हैं, तो इसी वजह से उनका कल्चर मिलता जुलता है। कुछ लोग इजिप्ट चले गए, कुछ लोग सऊदी अरेबिया चले गए, जॉर्डन चले गए, ऊपर लेबनान चले गए, सीरिया चले गए, तो ऐसे अलग अलग जगहों पर उन्होंने जाना शुरू किया। ठीक है, ये युद्ध के बाद की स्थिति थी जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर एक आर्मिस्टिस अग्रीमेंट किया जाता है, क्योंकि ये देखा गया कि युद्ध हुआ है, उसके बाद इजराइल ने अपनी जमीन तो बचाई ही बचाई, लेकिन इसके अलावा इजराइल ने विस्तार करना भी शुरू किया। तो ऐसे कहा गया कि भाई ऐसे तो ये फिर एक विस्तार जो है वो तो एक ऐसी चीज होती है जो कभी खत्म ना हो, तो इस तरीके से तो ये चलता जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर एक विराम लगाना पड़ेगा। तो एक आर्मिस्टिस करके अग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है अरब देशों के द्वारा और इजराइल के द्वारा, ताकि एक टेरिटरी डिसाइड कर ली जाए कि ये आपका, आपकी जगह, ये आपकी लैंड है, ये आपका जमीन का टुकड़ा है और ये हमारा जमीन का टुकड़ा है। इसको देखिएगा, इसे किया जाता है 1947 से 49 के बीच में। सो यहाँ पर एक ये ग्रीन कलर जो ये हरे रंग की लाइन है, इसे डिसाइड किया जाता है कि ये जो है ये किसका एरिया होगा, यहाँ पर अरब लोग रहेंगे। जूइश लोग जो थे, यहूदी जो थे, उनका एरिया अलग डिसाइड किया गया। और फिर ये जो एरिया था ये कौन सा था, ये डिस्प्यूटेड था, जिसके ऊपर अभी कोई भी सहमति नहीं बनी थी। ठीक है, लेकिन हालांकि ये अभी किसके कब्जे में था, ये था इजराइल के कब्जे में, लेकिन इसके ऊपर सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि अरब के लोग कह रहे, जो यहाँ पर फिलिस्तीन थे, जो अरब लोग थे, वो ये कह रहे थे कि ये एरिया हमें मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर एक अग्रीमेंट जरूर कर लिया गया ताकि लड़ाई झगड़े को रोका जा सके, अब एक दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा ना हो। ठीक है, ये चलता है। 1956 आते आते एक स्वेज नहर का एक नया इशू खड़ा हो जाता है। अब यहां पे देखिएगा, स्वेज नहर कहां से जाती है, यहां से। ठीक है, और उस समय पर भी और आज के समय की भी बात करें, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल शिप्स होते हैं जो वाणिज्य के पर्सपेक्टिव से एक देश अपने कच्चे माल को या फिर पूरे बने हुए माल को दूसरे देश में भेजता है, तो हम हमेशा ये देखेंगे कि वो समुद्र के रास्ते से भेजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र के जरिए रास्ता तय किया जाता है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये जो जगह थी, यहाँ से काफ़ी सारे जो शिप्स होते थे, जो समुद्री जहाज होते थे, वो जाया करते थे। और आप जानते हैं, हम 1950 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो इस समय पर भी हम अमेरिका की बात करें और अगर हम यूरोप के अंदर बात करें तो यहाँ पर फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और उस समय पर इंग्लैंड हो गया, तो ये देश जो थे काफ़ी समृद्ध थे और ये अपने ये कच्चे माल को यहाँ से मंगवाते थे, कहाँ से, एशिया से मंगवाते थे और यहाँ पर बना हुआ माल वहाँ पर बेचने के लिए भेज देते थे। तो ये जो जगह थी या फिर ये जो स्वेज नहर थी, स्वेज कैनाल जिसे कहा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। किसके लिए, यूरोपीय देशों के लिए, यूरोप के जो देश थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन 1956 के अंदर क्या होता है, मिस्र इसे नेशनलाइज कर देता है। मतलब मिस्र ये कहता है कि यहाँ से कोई भी आएगा जाएगा तो उसको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, हम अपना इसके ऊपर पैसा चार्ज करेंगे और मन मुताबिक पैसा चार्ज करेंगे। अब ये जो चीज़ थी, इससे किसको नुकसान होता, इस पूरी चीज़ से नुकसान होने वाला था यूरोपीय देशों को। और इसी वजह से 2 यूरोपीय देश, इसमें एक यूके है और दूसरा फ्रांस है, ये दोनों सामने आते हैं और ये कहते हैं कि चलो अब हम इसको सीधा करेंगे, किसको, मिस्र को। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए मिस्र अलग जगह पर है, हम यूरोप में बैठे हैं, तो इसको कैसे सीधा करेंगे, हमें लोकल हेल्प चाहिए होगी। वो लोकल हेल्प कौन देगा, अरब देश तो मिस्र के खिलाफ जाएंगे नहीं, लेकिन एक ऐसा देश है यहाँ पे जो अरब नहीं है, यहूदी रहते हैं वहाँ पे, तो इजराइल। तो यहाँ पे पहले से ही इजराइल परेशान था इनसे, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा भी, पीछे देखिएगा क्या हुआ था, पीछे इनके द्वारा अरब इजराइल युद्ध हुआ था। तो इजराइल ने कहा यूके को कि ठीक है, आपने ही हमें बैल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू क्या किया, यहाँ पर जमीन का टुकड़ा दिलवाया, हम फ्रांस की भी सहायता करेंगे और अरब देशों के खिलाफ हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्वेज नहर के बाद यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि यूके, फ्रांस और इजराइल मिलकर आक्रमण करते हैं, किसके ऊपर, इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्र जो है इसको पीछे हटना पड़ता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी होती है कि जब ये देखा जाता है कि यहाँ पे 3-4 मुल्क ऐसे हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और इससे जो युद्ध है वो बढ़ सकता है, बाकी के अरब के देश भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो जल्दी से आनंद फानन में क्या किया जाता है, यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है वो इसके अंदर आता है और संयुक्त राष्ट्र कहता है कि नहीं, अभी आपको इमीडिएटली
अपनी फोर्सेस को यहां से निकालना पड़ेगा। तो यहां पे यूके को, फ्रांस को, इजराइल को ये हिदायत दी जाती है कि आप अपनी अपनी फोर्सेस को, अपने अपने जो यहां पे फोर्सेस आपके हैं उसे यहां से निकालिए, वो यहां पर नहीं रुकेंगे, नहीं तो युद्ध बढ़ सकता है। तो यहां पर उनको निकाला जाता है। इसके बाद 1967 आता है। 1967 के अंदर इजराइल को ऐसा लगता है कि अरब के देश जो है वो मुझ पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी कंट्री थी, छोटा सा देश था और चारों तरफ से अरब के देशों से घिरा था। तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि मेरे ऊपर आक्रमण हो सकता है तो क्या करते हैं आप, या तो भाग जाते हैं या फिर आप पहले से ही दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं। अब यहाँ पर इजराइल के पास भागने का तो कोई चारा था नहीं, तो इसने सोचा कि चलो सामने वाला मुझ पर पहले आक्रमण करे, उससे पहले ही मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर आक्रमण कर देता हूँ, मैं उसके ऊपर अटैक कर देता हूँ। और यही चीज इसके द्वारा करी गई। 1967 के अंदर इजराइल जो है ये आसपास के जो अरब देश हैं इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक है, और वो किस वजह से किया जाता है, क्योंकि इसको लग रहा था, मतलब इजराइल को लग रहा था कि अगर मैं आक्रमण नहीं करूंगा उनके ऊपर तो वो मेरे ऊपर कर देंगे। तो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। और इस दौरान यहां पे देखिएगा ध्यान से, एक जमीन का टुकड़ा है सिनाई पेनिनसुला, जो कि किसका है, ये है इजिप्ट का। इसको भी यहां पर अपने साथ शामिल कर लिया जाता है। मतलब इजराइल ने जब मिस्र के ऊपर आक्रमण किया तो मिस्र का एक छोटा सा हिस्सा जिसे सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है उसे अपने भाग में शामिल कर लिया, उसे अपने में मिला लिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो छोटा सा हिस्सा अपने में मिलाया गया ना, ये काफी आपको हेल्प करेगा, आगे देखिएगा। अब यहां पर क्योंकि अरब देशों के ऊपर आक्रमण किया गया, छोड़ेंगे तो वो भी नहीं, तो अब यहां पर वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। 1973 के अंदर योम किपुर एक दिन है। योम किपुर एक शुभ दिन माना जाता है जब हम यहूदियों के कैलेंडर की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होली दिवाली जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं, इसी तरीके से योम किपुर उनका एक महत्वपूर्ण दिन होता है। योम किपुर वाले दिन अरब के जो देश हैं वो क्या करते हैं, वो इजराइल से बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर किया जाता है। तो दोबारा से जब ये अटैक किया जाता है, इसके अंदर क्या होगा, दोबारा से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो इसके अंदर आएगा, हस्तक्षेप करेगा और कहेगा कि भाई लड़ाई मत करो, हर कुछ साल के बाद आप लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर इस लड़ाई को रोका जाता है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, पिछले काफी सालों से आप देख रहे हैं परेशानी चलती हुई आ रही है, युद्ध चलते हुए आ रहे हैं, तो ये रुकेगा कब, यहां देखिएगा। अभी तक मामला सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे सिनाई पेनिनसुला जो था ये था किसका, इजिप्ट का, लेकिन इसके ऊपर मिलिट्री भेज के कब्जा कराया किसने, इजराइल ने। और आज ये किसके पास है, अभी हम कहानी की बात कर रहे हैं, आज ये इजराइल के पास, आज मतलब अभी कहानी में इजराइल के पास है। अब होगा क्या, इसके अंदर इजराइल एक पेशकश रखता है मिस्र के साथ और इसके सामने कि देखो तुम्हें सिनाई पेनिनसुला चाहिए, आप ही का है। इजिप्ट ने कहा हाँ मेरा है, प्लीज मुझे वापस कर दो। तो इजराइल ने कहा ठीक है, आपको आपका सिनाई पेनिनसुला मिल जाएगा, लेकिन आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। तो यहां पर इजिप्ट ने पूछा बताओ आपकी क्या बात माननी है। तो इजराइल एक शर्त रखता है कि देखो हमने अपना देश तो बना लिया, लेकिन आसपास के देश हमें कोई रिकॉग्निशन ही नहीं देते, क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं कि मैं एक देश हूं तब तक कैसे पता चलेगा कि मैं एक देश हूं। तो एक काम करिए, आप हमें रिकॉग्निशन दीजिए, आप हमें पहचान दीजिए, आप ये कहिए कि हाँ मैं मानता हूं कि मेरे नेबरहुड में, मतलब मेरे पड़ोस में इजराइल नाम का एक देश है। और अगर आप ये मान लेते हैं, मतलब हमें पहचान दे देते हैं, हमें रिकॉग्निशन दे देते हैं, तो हम आपका सिनाई पेनिनसुला वापस कर देंगे। ठीक है, अब इजराइल को ये पहचान क्यों चाहिए थी, इजराइल चाहता था कि कोई अरब देश उसको पहचाने, उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि बाकी के अरब देशों के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा वो पहचान देने के लिए। तो इजिप्ट कहते हैं ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं, आप मुझे सिनाई पेनिनसुला जो मेरा ये जमीन का टुकड़ा ये वापस कर दीजिए और मैं आपको पहचान दे देता हूं, मतलब मैं आपको यहां पर रिकॉग्नाइज कर देता हूं। और इसी वजह से इजिप्ट, मिस्र पहला अरब देश बना जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दी, इजराइल को यहां पर पहचाना। इसके आगे चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चीजें खत्म नहीं हुई। यहां पर 1978 आता है और कैंप डेविड अकॉर्ड यहां पर होता है। कैंप डेविड अकॉर्ड में यही था कि मिस्र के साथ इजराइल ने शांति वार्ता करी, यहां पर एक शांति को बनाए रखने के लिए संधि भी करी गई कि आप हमें क्या करिए, आप हमें सिनाई पेनिनसुला दे दीजिए, आप हमें पहचान दे दीजिए। ये सारी बातें जो थी 1978 के अंदर कैंप डेविड के अंदर करी गई, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद रिकॉग्निशन किसको मिल गई, इजराइल को मिल गई। सिनाई पेनिनसुला किसको मिल गया, मिस्र को मिल गया। ठीक है, लेकिन ये पहचान मिलने के बाद भी आगे जाकर पहला इंतफादा होता है। इंतफादा जो है एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अपराइजिंग। क्या मतलब है इसका, अपराइजिंग। तो यहां पर फिलिस्तीन जो है वो अपराइजिंग करता है, मतलब वो यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ, वो यहां पर यहूदियों के खिलाफ कहता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, क्योंकि हमारी जमीन जो है वो दूसरे लोग लेकर जा रहे हैं। वेस्ट बैंक और गाजा, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यहां पर देखिएगा ये जो जमीन है सिर्फ हमारी ये जमीन थी
और ये लोग जो है वो उसके ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर धीरे धीरे किसी भी देश की ज़मीन को लिया जा रहा होता है तो यहाँ पर इस तरीके का एक रिटेलिएशन हमें देखने को मिलता है, जिसे आप फर्स्ट इंतफादा कहते हैं, या फिर यहाँ पर पहला इंतफादा जो लिखा गया। ठीक है, इस दौरान जो फिलिस्तीन लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी प्रोटेस्ट के चलते हुए आगे जाके एक ओस्लो अकॉर्ड साइन किया जाता है, और इसके अंदर कहा जाता है कि बात तो सही है कि इन लोगों की, फिलिस्तीन जो है इनकी ज़मीन ली जा रही है, तो कम से कम जो ज़मीन इनको मिली है उसके ऊपर इनको खुद से शासन करने का मौका मिलना चाहिए, कि भाई जितनी ज़मीन इनके पास है रहने दो, और उसके ऊपर शासन करने का भी इनको राइट होना चाहिए। शासन करने का मतलब यह है कि अगर आपने कुछ मिलिट्री वहां पर रखी हुई है तो उसे वहां से वापस बुला लो, ताकि यहां पर जो फिलिस्तीन की ज़मीन है कम से कम वो अपने तरीके से वहां पर रूल कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, चीज़ें रुकती नहीं है। एक इजराइल के अंदर एक टेम्पल, इजराइल जो जुडाइज्म है इसका एक टेम्पल होता है, उस टेम्पल के अंदर कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कई बार जो आतंकवादी टाइप लोग होते हैं वो भी ऐसा करते रहते हैं, कई बार नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसा करते रहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच में शांति ना बन सके। तो यहाँ पर इस तरीके का एक इंसिडेंट होता है और दोबारा से यहाँ पर प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, ये सब चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते, अब यूएन भी बीच में आ गया। देयर वाज अ प्रेशर कि फ्रॉम द रशिया, रशिया भी इसमें प्रेशराइज कर रहा था, इंटरफियर कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था। जो अमेरिका था वो भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी रोल था। तो यहाँ पे दोनों देशों को बिठा के समझाया गया कि भाई देखो, आप दोनों को शांति वार्ता करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं शांति को बनाए रखना पड़ेगा। ऐसे लड़ते रहोगे तो आपके लोग भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2003 में चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, उन्होंने दोनों देशों को, दोनों मुल्कों को बिठाया, इनके लीडर्स को बिठाया और कहा कि भाई आप शांति वार्ता करिए। 2003 के अंदर ऐसा होता है, और ये शांति वार्ता कुछ हद तक आप कह सकते हैं सफल रहती है। और 2005 के अंदर इसराइल कहता है कि ठीक है, जो गाजा पट्टी है वहां से मैं अपने लोगों को बाहर निकाल देता हूँ। अब देखो, ये पूरी चीज़ जो है इसको समझने के लिए आइएगा, जब शुरुआत होती है, अभी हम पीछे जाएंगे, शुरुआत होती है तो आप देख सकते हैं कि ये जो कलर कोडेड है ये छोटी छोटी जूइश लैंड है। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा एरिया जो बाकी का है ये पैलेस्टाइन है। लेकिन धीरे धीरे आपको मैप पूरा ये मानचित्र के ऊपर बदलता हुआ दिखाई देगा। यहां पर आकर आपने देखा जो इजरायली टेरिटरी है वो बढ़ चुकी है, और जो पैलेस्टाइन लैंड है वो कम हो चुकी है। अब इजरायली टेरिटरी और भी बढ़ चुकी है, और बाकी जो आपकी पैलेस्टाइन फिलिस्तीन की जो लैंड है वो और भी कम हो चुकी है। अब ये और भी कम हो चुकी है, लेकिन हाँ, ये गाजा पट्टी जिसे कहा जाता है ये अभी भी इनके पास है। इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, इसका कुछ हिस्सा अभी भी इनके पास है। ठीक है, तो यहां पर जब ये पूरा समझौता होता है तो यहां पे गाजा का डिसएंगेजमेंट होता है। मतलब यहां पर जो इजराइल की मिलिट्री है वो ये कहती है कि हम क्या करेंगे, हम गाजा पट्टी में जो बैठे हुए हैं वहां से डिसएंगेज कर देते हैं, वहां से बाहर आ जाते हैं, ताकि यहां पर लोग अपने तरीके से रह सके, अपने तरीके से शासन कर सके। ये किस लिए किया गया होगा, ताकि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हो सके। कि जब आप ये कह रहे हो कि हम आपके यहाँ से मिलिट्री को वापस बुला लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हम शांति चाहते हैं। तो इस चीज को लेकर बात यहाँ पे करी गई। ठीक है, इसके बाद हमास जो है ये आ जाते हैं गाजा के अंदर। ठीक है, और यहां से परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनका जो रवैया था आप कह सकते हैं थोड़ा सा एग्रेसिव था इसराइल के प्रति। तो यहाँ पे 2008 की बात कर लीजिए, 2009 की बात कर लीजिए, 10, 12, देन 2014, 2017, 2019, 2021, 2024, अलग अलग सालों में कुछ कुछ सालों के बाद यहाँ पर जो हमास के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, पड़ोसी मुल्क इजराइल के ऊपर। तो इजराइल क्या करेगा, इजराइल, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब अरब युद्ध भी हुआ था, अरब इजराइल युद्ध, तब भी यहाँ पे जो अरबी लोग थे उनको हराया था इजराइल ने, क्योंकि तकनीकी तौर पर, डिफेंस के तौर पर ये काफ़ी आप कह सकते हैं आगे है। वेस्ट बैंक में यहाँ पर बेसिकली हमास का क्या कहना था कि हमारी इतनी जगह हुआ करती थी, धीरे धीरे कम हो गई, अब सिर्फ ये बची है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, अब जो पैलेस्टाइन है उसने अपना पक्ष रखा, जो इजराइल है उनका अपना पक्ष है कि हमारी यहाँ पर जो संख्या है वो ज़्यादा है, और ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये पहले से ही हमारा था। तो ऐसे अलग अलग पक्ष जो है दोनों देशों के द्वारा रखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे केस में आपको जेरूसलम भी दिखाई देगा। अब जेरूसलम जो है ना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है, और किसके लिए, ये सभी के लिए, क्रिश्चियंस के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी, और यहूदियों के लिए भी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रिलीजियस तौर पर तीनों के अपने अपने रिलीजियस एंटिटीज बनी हुई हैं, और इसी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों, अगर हम बात करें, चाहे जूस की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, उनकी होली साइट्स यहाँ पर बनी हुई है। इसी वजह से ये तीनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब
जब ये सब बातें चल रही थी, ये सब चल रहा था, फास्ट फॉरवर्ड करते हम आगे आते हैं, आपका साल आ जाता है 2020, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? अमेरिका के अंदर ट्रंप। और अमेरिका आप जानते हैं कि हर जगह पर कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी ट्रंप ने कहा कि देखो ऐसे तो लड़ते रहोगे, मैं एक सोल्यूशन देता हूँ। तो उन्होंने सोल्यूशन दिया कि आप एक काम करिए, इतना हिस्सा जो है वेस्ट बैंक में ले लीजिए, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया है, और गाजा के अंदर ये हिस्सा ले लीजिए। तो ये फ्रेगमेंटेड प्लान, मतलब टूटा फूटा सा जो फिलिस्तीन था वो यहाँ पर बताया गया कि आप थोड़ा सा यहाँ ले लीजिए, थोड़ा सा यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। इसको पूरी तरीके से नकार दिया गया, ठीक है। और ये भी कहा गया कि जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं इजराइल की साइड ले रहा है। और देखिए वैसे ऐसा है भी सही, क्योंकि हर देश जो है उसके अलग अलग समर्थक देश होते हैं। जैसे फिलिस्तीन जो है, जितने भी अरब मुल्क थे आप याद करिएगा, चाहे वो मिस्र की बात करें, जॉर्डन की बात करें, लेबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, ये सभी किसको समर्थन दे रहे थे? ये सभी के सभी फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे थे। और आसपास कोई दूसरा यहूदियों का मुल्क भी नहीं था, तो जूस तो अकेले पड़ गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जूस को जो समर्थन मिला वो कहाँ से मिला? ज़्यादातर इनको समर्थन मिला अमेरिका की तरफ से, और उसके बाद कुछ हद तक इनको समर्थन जो है कुछ यूरोपीय देशों के द्वारा भी दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप का जो प्लान था वो तो मना ही कर दिया गया। फिर यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करी गई कि आप एक काम करें, एक पैलेस्टाइन बना लेते हैं और एक इजराइल बना लेते हैं, साइड बाय साइड दोनों रहेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए ये इजराइल हो गया, ये आपका पैलेस्टाइन हो गया, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देश साथ साथ रहेंगे। अब देखो सुनने में तो आइडिया अच्छा लगता है, और भारत की बात करें, भारत भी इसी आइडिया का समर्थन करता है। भारत भी ये कहता है कि दोनों मुल्क साथ साथ रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये बात करने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये देखिएगा दोनों मुल्क साथ साथ में हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जगह उतनी की उतनी है, तो क्या होगा? अतिक्रमण तो होगा। ये लोग एक दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है कि यहाँ पे 2 मुल्क बनाए जाएं, ये जो थ्योरी है ये सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसको अगर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य की। अमेरिका इजराइल का एक मजबूत समर्थक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मध्यस्थता की बात करी गई कि हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर मीडिएशन करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जो संबंध है वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ सुधर जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो नहीं सका, और मैंने आपको ये भी बताया कि ना ही सिर्फ अमेरिका बट बाकी यूरोपीय देश जो है वो भी कहीं ना कहीं किसको समर्थन देते हैं अपना, वो भी कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू, इसका मतलब है कि इजराइल को अपना समर्थन देते हैं। उसी तरीके से कुछ देश ऐसे हैं जैसे अरब देश हैं, वो किसको समर्थन देते हैं? वो फिलिस्तीन को समर्थन देते हैं। अब इसमें 2 यूनिक नाम है, अलग से 2 नाम है, एक है यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, और दूसरा नाम है बहरीन। अब ये भी अरब मुल्क है, और देखा जाए अगर हम परिभाषा के तौर पे जाएं, क्योंकि ये अरब मुल्क हैं, इनको समर्थन किसका देना चाहिए? फिलिस्तीन का देना चाहिए, और ये फिलिस्तीन को समर्थन दे भी रहे थे। लेकिन हाल ही में कुछ देशों को ये समझ में आया कि देखिए अब यहाँ पर इजराइल स्टेट तो बन ही चुका है, इनको रिकॉग्निशन भी दी जा चुकी है, तो यहाँ पर हमें इससे अपने रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए, पुरानी लड़ाइयों को भूलकर इससे रिश्ते अपने अच्छे बनाने चाहिए। और शुरुआत करी जाती है यूएई और बहरीन के द्वारा। उन्होंने कुछ अग्रीमेंट्स जो थे वो इजराइल के साथ साइन करे, और अपने आप में वो पहले ऐसे अरब देश बने, और इन्होंने दूसरे अरब देशों के लिए भी उदाहरण यहाँ पर कहीं ना कहीं सेट किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के साथ, क्योंकि अब रियलिटी तो यही है कि इजराइल भी यहीं पे है और फिलिस्तीन भी यहीं पे है, और बदला नहीं जा सकता है। तो हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो संबंध है वो इन 2 मुल्कों के साथ अच्छे रहें। तो यूएई और बहरीन के द्वारा ये शुरुआत यहाँ पर करी गई, ताकि कम से कम, देखो फिलिस्तीन से तो उनके रिश्ते अच्छे ही हैं, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि इजराइल के साथ भी हमारे रिश्ते जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे हो जाए। इसी चीज़ का प्रयत्न जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष है काफ़ी समय से चल रहा है। अब देखो इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि दोनों का कल्चर अलग है, दोनों जो है अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं इसके पीछे का मुख्य कारण है। और जगह कम है और जनसंख्या बढ़ रही है, इसी वजह से कहीं ना कहीं शांति जो है इन दोनों मुल्कों की भंग होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और दोनों मुल्क जो है वो किसी तरीके के सॉल्यूशन के ऊपर, समाधान के ऊपर भी पहुंचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब भी बातचीत होती है तो भी उसके अंदर कोई समाधान नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसी वजह से एक कंक्लूजन के ऊपर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूरा किस्सा हमने पढ़ा, जिसमें हमने इनका पूरा इतिहास समझा, इसी के चलते हुए ही 2024 के अंदर भी लड़ाई हो रही है। क्योंकि हमने क्या देखा था, 2007 में जब से हमास आया तब से इन्होंने क्या किया, इजराइल के ऊपर आक्रमण करने शुरू करे, और 2024 के अंदर भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है। और याद करिए मैंने आपको बताया था, इसी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये किसके कब्जे में आ चुका है? ये अब आर्मी के कब्जे में आ चुका है, इजराइल के कब्जे में। और वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि राफा के अंदर घुसकर, और आदर वो घुस चुके हैं, राफा के अंदर घुसकर जो हमास के बचे खुचे लोग हैं उनको भी यहाँ पर मारा जाए। बट
इसमें अगर हम चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये मानना है कि नहीं, राफा में नहीं जाना चाहिए। अमेरिका, जो अभी तक इजराइल का समर्थन था, उन्होंने भी कहा कि नहीं, आपको राफा के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि हमास को मारने के लिए आप जाएंगे तो सही, लेकिन वहां पर इनोसेंट सिटीजन भी हैं, वहां पर जो आम लोग हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और हो सकता है गलती से कुछ आम लोगों की जान भी चली जाए। तो उन्होंने तो इस चीज का समर्थन नहीं किया। अमेरिका ने खुले तौर पर कह दिया कि हम आपको किसी भी तरीके के वेपन्स नहीं देंगे, हम इसमें किसी भी तरीके के हथियार के तौर पर आपकी सहायता नहीं करेंगे, और दूसरे तौर पर भी हम यही आपको सजेशन देंगे, हम आपको यही कहेंगे कि आपको इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर कहानी का आखिरी मोड़ आ चुका है, और वो ये है कि अब राफा सिटी का क्या होगा, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या थी, 3 लाख, बढ़कर कितनी हो गई 14 लाख, क्योंकि सभी लोग अब धीरे धीरे वहां से आर्मी से बचते बचाते यहां पहुंच चुके हैं। अब यहां पर हमास के लोग भी हैं जिनको इजराइल टेररिस्ट मानता है, और इसके साथ साथ यहां पर और कौन से लोग हैं, यहां पर भोली भाली जो जनता है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि अब जो मिलिट्री है वो तो यहां पर घुस चुकी है, अब होगा क्या। देखो, वैसे इसे राफा क्रॉसिंग कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्रॉस करके दूसरे देश में भी जाया जा सकता है। वो दूसरा देश कौन सा है, यहां पर है मिस्र, इजिप्ट यहां पर दूसरा देश है। यहां पर इजिप्ट से पूछा गया कि भाई देखो, ये पूरी की पूरी परिस्थिति है, तो क्या आप यहां पर जो भोले भाले लोग हैं फिलिस्तीन के, उनको अपने यहां पर पनाह दोगे। यहां पे ऐसा पहले भी किया जा चुका है, ये राफा क्रॉसिंग पहले भी काफी बार खोली जा चुकी है, लेकिन इस बार मिस्र ने कहा कि पहले हम इसको काफी बार खोल चुके हैं, क्योंकि जब भी यूएन के लोगों को सहायता की जरूरत पड़ती थी, किसी भी व्यक्ति को मेडिकल तौर पर सहायता की जरूरत पड़ती थी, हमने इन सब कारणों की वजह से इस रास्ते को खोला था। लेकिन अभी हम जानते हैं कि अगर हम इस रास्ते को खोलेंगे तो भोली भाली जनता तो आएगी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ हमास के लोग भी आएंगे, और हमास के लोग हमें पहले भी परेशान कर चुके हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस बार राफा क्रॉसिंग को नहीं खोलेंगे। ठीक है, ये उनके द्वारा कहा गया। आपको क्या लगता है, ये राफा क्रॉसिंग खोलनी चाहिए? पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं? देखो, प्रेजेंट इज रिलेटेड टू पास्ट, जो वर्तमान है वो कहीं ना कहीं भूतकाल से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से जो आज राफा के अंदर परेशानी चल रही है, उसके पीछे की पूरा इतिहास जो है वो हमने यहां पर खंगाला आज। बताइए, कहीं पे कोई परेशानी पूछिए, और आपको क्या लगता है कि यहां पर मिस्र को राफा क्रॉसिंग खोलनी चाहिए या नहीं। हमने पूरा जो पैलेस्टाइन और इजराइल, इन दोनों की जो पूरी हिस्ट्री थी उसको समझा, किस तरीके से शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, कनान रीजन से, कैसे अरब और यहूदियों के बीच में लड़ाइयाँ होती है वो हमने देखा, किस तरीके से जो पश्चिमी ताकतें हैं वो इजराइल की सहायता करती है, और अरब जो मुल्क हैं वो फिलिस्तीन की सहायता करते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, जो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण है वो किस तरीके से होता है वो भी हमने देखा, और इसके अंदर अलग अलग देश और अलग अलग संघ यहाँ पे अलग अलग तरीके के समाधान को प्रस्तुत करते हैं, जो कई बार एक्सेप्ट किया जाता है और कई बार उसे मना कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें हमने चर्चा करी।